1977 ये वो साल था जब मानव सभ्यता के दो ऐतिहासिक स्पेस प्रोब्स वॉयजर्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था ताकि वह हमारे आउटर सोलर सिस्टम को करीबी से स्टडी कर सकें। साल 1977 में नासा ने दो वॉयजर्स को अंतरिक्ष की सैर पर भेजा था, जो कि हैं वॉयजर 1 और वॉयजर 2। वॉयजर 1 को 5 सितंबर 1977 और वॉयजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया था। और अगर आप स्पेस और साइंस की फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे। ये स्पेसक्राफ्ट हमारी मानव सभ्यता द्वारा बनाए गए एकमात्र ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमसे सबसे ज्यादा दूरी तक जा चुके हैं और इतिहास के पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। आज 45 साल बाद इस वीडियो को देखते वक्त वॉयजर 1 हमारी धरती से करीब 23.8 बिलियन किलोमीटर की दूरी तक जा चुका है और लगातार 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा दूरी के बावजूद भी ये आज भी हमारे संपर्क में है और हम लगातार इसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कब तक और कितनी दूरी तक हम इसे ट्रैक कर सकते हैं और क्या इसका और हमारा संपर्क टूट जाएगा, और अगर हाँ तो कब और कैसे? सो फ्रेंड्स, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. The most distant human-made object, NASA's Voyager 1 spacecraft, is in interstellar space. It's amazing that Voyager has operated 36 years. Voyager 1 has left the bubble around the sun and entered interstellar space, the space between stars. दोस्तों, क्यों ना इस मिशन की जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं। मेरा मतलब कि आखिर इस मिशन को लॉन्च क्यों किया गया और ये इतने बिलियन किलोमीटर दूर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो कहानी शुरू होती है साल 1964 में, जब जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि 1970 के दशक में हमारे आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले हैं। उस वक्त हमारे सौर मंडल के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक सीधी लाइन में आने वाले थे, जो कि सिर्फ 175 सालों में एक बार ही होता है। और नासा ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कमर कस ली, क्योंकि इस अलाइंड प्लैनेट के फोर्स से वॉयजर 1 और वॉयजर 2 कम फ्यूल और कम पैसों में आसानी से इन प्लैनेट को स्टडी कर सकते थे। और इसी वजह से नासा ने 1972 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को बनाना शुरू कर दिया और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब दोनों वॉयजर स्पेस की अनइमेजिनेबल जर्नी के लिए रेडी हो गए। नासा ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को केप कैनवरल से लॉन्च किया था। V2 यानी वॉयजर 2 को 20 अगस्त 1977 और V1 यानी वॉयजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का मिशन बहुत ही सिंपल था। वॉयजर 1 को 2 प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था और वॉयजर 2 को 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को स्टडी करना था। और फ्रेंड्स, जैसे ही इन स्पेसक्राफ्ट्स ने डेटा कलेक्ट करके यहाँ अर्थ पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजना शुरू कर दिया तो सारे साइंटिस्टों के होश उड़ गए, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट्स ने इतने डिटेल और पास से इन प्लैनेट को स्टडी नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर की इस तस्वीर को देखिए, कितनी ज्यादा डिटेल्ड है। 5 मार्च 1979 को वॉयजर 1 ने जुपिटर और 12 नवंबर 1980 को सैटर्न को फ्लाई बाय किया था। उसने दोनों ही प्लैनेट्स की माइक्रो लेवल यानी ऊपर से स्टडी की थी। वही वॉयजर 2 जो कि वॉयजर 1 से 16 दिनों पहले निकला था, उसने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर और 25 अगस्त 1981 को सैटर्न को फ्लाई बाय किया था, जहां इसने इन प्लैनेट्स को फुल टू डिटेल में स्टडी किया। वॉयजर 1 ने जुपिटर के थिन रिंग्स और जुपिटर के 2 नए मून्स थीबी और मेंटिस को ढूंढ निकाला था
और वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट और 40th मून का पता लगाया था। ये ग्रेट रेड स्पॉट एक अजीब तरह का साइक्लोन है जिस पर चल रहे तूफान की मिस्ट्री को साइंटिस्ट आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वहीं वॉयेजर 1 ने सैटर्न को फ्लाईबैक करते वक्त इसके 5 नए मून्स और सैटर्न की एक नई रिंग की खोज की थी जिसे हम जी रिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने मिशन के दौरान करीब 67,000 इमेजेस को कैप्चर किया और हम तक ये सारा डेटा कैप्चर करके भेजा। लेकिन फ्रेंड्स, वॉयेजर्स द्वारा इन सभी डिस्कवरीज और डेटा के बारे में सुनकर क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि आखिर ये स्पेस प्रोब्स प्लैनेट की सिर्फ स्टडी भर करके इनका डेटा यहाँ अर्थ पर मौजूद वैज्ञानिकों को कैसे भेजते थे? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही प्लैनेट्स को डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, जैसे टेलीविजन कैमरास, अल्ट्रावायलेट सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, कॉस्मिक रे और चार्ज पार्टिकल सेंसर्स एक्सेट्रा, जिनकी मदद से वॉयेजर्स ये कैप्चर डेटा स्पेस से अर्थ तक पहुंचाया जाता है। और यही नहीं, हमारी अर्थ पर वॉयेजर्स के डीप स्पेस से भेजे गए डेटा और सिग्नल को कैच करने के लिए ऐसे बड़े बड़े एंटीनास नासा ने कैलिफोर्निया यूएस, मैड्रिड स्पेन और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में लगा रखे हैं ताकि वॉयेजर्स के वीक से वीक सिग्नल और डेटा को कैप्चर किया जा सके। दोस्तों, वॉयेजर 1 मानव सभ्यता द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमसे सबसे ज्यादा दूरी तक जा चुका है। आज इसके लॉन्च के 45 साल बाद भी इसका सफर जारी है। आज इस वीडियो को देखते वक्त वॉयेजर 1 हमसे तकरीबन 23.807 बिलियन किलोमीटर की दूरी तक जा चुका है और लगातार 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल की बाउंड्री हीलियोपोस को क्रॉस कर दिया था और इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। अब फ्रेंड्स, ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? इंटरस्टेलर स्पेस वो स्पेस है जो दो स्टार्स के बीच में होता है, यानी इस स्पेस में किसी भी स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती है और स्टार का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं पाया जाता है। आज ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 159 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और ये हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी का 159 गुना ज्यादा है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतनी दूर होने के बावजूद भी आज भी हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आखिर कब तक वॉयेजर 1 हमारे संपर्क में रहेगा? इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये प्रोब्स किस तरह से कांटेक्ट करते हैं या हम किस तरह से डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक 20 किलोवाट के रेडियो सिग्नल को यहाँ धरती पर लगे बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए वॉयेजर्स की ओर भेजा जाता है। इस सिग्नल को वॉयेजर 1 तक यानी 23.8 बिलियन किलोमीटर दूरी तक जाने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वॉयेजर 1 में लगे एंटीनास इस सिग्नल को कैच कर लेते हैं और फिर सिग्नल को रिसीव करने के बाद वॉयेजर 1 वहां से 20 वॉट का एक रेडियो सिग्नल यहाँ धरती की ओर ट्रांसमिट करता है। उतनी दूरी से आते आते ये सिग्नल बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जाता है, इतना कमजोर कि इसे डिटेक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता अगर नासा के पास ना होता DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क। डीप स्पेस नेटवर्क रेडियो ऑब्जर्वेटरी का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो धरती के 3 हिस्सों में लोकेटेड है। ये लोकेशंस हैं USA, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। ये रेडियो ऑब्जर्वेटरीज इतनी ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ये एकदम वीक से वीक रेडियो सिग्नल को भी आसानी से कैच कर सकती हैं। यानी वॉयेजर 1 से आने वाला सिग्नल कितना भी फेंट हो ये मैटर नहीं करता है, हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 50 सालों में अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आज प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी की मदद से हम कई हजार लाइट ईयर दूर से आने वाले सिग्नल को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रेडियो एंटीनास एक्सट्रीमली वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करने के काबिल हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वॉयेजर 1 की लोकेशन को ट्रैक करने की कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन एक दिक्कत है, वो है वॉयेजर 1 की लिमिटेड पावर सोर्स। जी हाँ, वॉयेजर 1 चलता है आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से। ये आरटीजी असल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इन रेडियो एक्टिव मटेरियल को पूरी तरह से डीके होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये स्पेसक्राफ्ट के पावर सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन समय के साथ वॉयेजर 1 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें लगा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डीके होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वॉयेजर 1 केवल साल 2025 तक ही हमारे कांटेक्ट में रहेगा। तब तक उसकी आरटीजी लगभग बंद पड़ जाएगी, यानी वॉयेजर 1 ज्यादा दिनों तक हमारे संपर्क में नहीं रहेगा। आज भी वॉयेजर 1 में लगी 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से 4 एक्टिव हैं और इन्हीं के जरिए हम इंटरस्टेलर स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेस की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। और जल्द ही इस विशालकाय यूनिवर्स में ये स्पेसक्राफ्ट कहीं गुम हो जाएगा। लेकिन इसका सफर तब तक नहीं रुकने वाला जब तक ये किसी मंजिल तक ना पहुंच जाए और इसमें लगा गोल्डन रिकॉर्ड किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के हाथों ना लग जाए। दोस्तों, ये गोल्डन रिकॉर्ड एलियंस के लिए वॉयेजर 1 के साथ भेजा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल्ड में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो पर 250 व्यूज कंप्लीट हो गए तो मैं इस गोल्डन रिकॉर्ड पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।